हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं मंजीत सिंह। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ को, और आज हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखेंगे अलग अलग केसेस में क्या हो सकती है। और ये लेक्चर इन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस समय 12th क्लास में हैं, ठीक है, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं या जेके बोर्ड से हैं, उसके साथ साथ आप जो है वो कॉम्पिटिटिव नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जैसे नीट है या जेडब्ल्यू है या फिर सीयूटी है, उसे टारगेट कर रहे हैं, तो ये टॉपिक सब बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्या कंसेप्ट है, कैसे अप्लाई किया जाता है इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिफरेंट कंडीशंस में। तो शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का देखो मतलब क्या है। सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर आपके पास स्पेस में दो से ज्यादा चार्जेस हैं, ठीक है, दो चार्जेस के बीच में हमने फोर्सेस को देख लिया था कि अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स होगी तो फोर्स जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर स्पेस में दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो उस केस में क्या क्या बातें, दो बातें जो है इंपॉर्टेंट हमें जो ध्यान रखनी है वो कौन कौन सी बातें हैं। पहली, मान लेते हैं हमारे पास स्पेस में डिफरेंट चार्जेस हैं। जैसे एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इसी तरह से कोई तीसरा चार्ज हो सकता है Q3, इसी तरह से कोई चौथा चार्ज हो सकता है, ऐसे कोई n चार्ज हो सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। पहली तो ये स्टेटमेंट है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस विल नॉट अल्टर बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर पॉइंट चार्जेस। जैसे मान लो यहां पे स्पेस में Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं। ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे कुछ फोर्स लगा रहा है और ये Q2 चार्ज जो है ये इस Q1 चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है। तो ये दो चार्जेस एक दूसरे पे जिस मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहे हैं या जिस डायरेक्शन में ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं वो दूसरे चार्जेस, लाइक जैसे मान लो स्पेस में अगर Q3 चार्ज आ जाता है और या फिर कोई भी Qn चार्ज आ जाता है तो इन चार्जेस के प्रेजेंस की वजह से चेंज नहीं होगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, मान लो आपका फ्रेंड है, तो दो लोगों में बहुत अच्छी मित्रता है, फ्रेंडशिप है, और तीसरे किसी पर्सन के आने की वजह से अगर दो लोगों की मित्रता में चेंज नहीं आए तो हम बोलेंगे भैया ये लॉ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहे। तो क्या मतलब हुआ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का? पहली स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस विल नॉट अल्टर बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर पॉइंट चार्जेस। Q1 Q2 पे जो इंडिविजुअली फोर्स लगा रहा है या जो Q2 जो है Q1 पे जो इंडिविजुअली फोर्स लगा रहा है, लाइक जैसे फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू सेकंड लग रही है, यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ड्यू टू वन लग रही है, ये अदर चार्जेस के प्रेजेंस की वजह से कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की पहली स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कूलम्स फोर्स इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन, ठीक है, बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। दूसरी खास बात प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जो है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जो सेकंड और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डिस्कस करता है वो ये है कि किसी भी पॉइंट चार्ज पे लगने वाली फोर्स, ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका बेटा? जैसे मान लो आपके पास स्पेस में डिफरेंट पॉइंट चार्जेस, क्या क्या कैसे डिफरेंट पॉइंट चार्जेस है? मैंने कहा हमारे पास स्पेस में यहाँ पे मान लेते हैं Q1 चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे क्या चार्ज है बेटा? Q2 चार्ज है। यहाँ पे मान लो कौन सा चार्ज है? Q3 चार्ज। एक मिनट के लिए यहाँ पे मान लो Qn चार्ज है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये जो Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज जो है इंडिपेंडेंटली Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। कितनी फोर्स लगा रहा होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू सेकंड, ठीक है। इसी तरह से ये जो Q3 चार्ज है ये Q1 चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, जिसको आप क्या बोलोगे? फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू थ्री थर्ड। इसी तरह से ये जो Qn चार्ज है ये Q1 चार्ज पे फोर्स लगा रहा होगा, कितनी लगा रहा होगा? दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू n चार्ज। और अगर हम ये देखें कि इस Q1 चार्ज के ऊपर भैया, इस Q1 चार्ज के ऊपर कितनी नेट फोर्स लग रही है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलेगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1, किसी चार्ज पे लगने वाली नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1। इस Q1 पे जो नेट फोर्स लगेगी क्या हो जाएगी बेटा? Q1 चार्ज पे लगने वाली नेट फोर्स। किसी भी Q1 चार्ज पे लगने वाली नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू सेकंड प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू थर्ड चार्ज एंड सो ऑन, ऐसे करते करते फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू n चार्ज।
आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट इज आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक इंटीग्रेट करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन वन, और साथ में लिखेंगे आई। तो यहाँ पे बेटा 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अब हमारा हो जाएगा, हम आई को कहां से कहां इंटीग्रेट करते हुए लेके जा रहे हैं, आई को 2 से लेकर n तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो क्या आ गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का दूसरा स्टेटमेंट, किसी भी चार्ज पे लगने वाली नेट फोर्स वुड बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज पार्टिकल इंडिविजुअली। जैसे Q1 चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है, हम कैसे निकालेंगे, हम ये देखेंगे कि Q2 चार्ज Q1 चार्ज पे कितनी फोर्स लगा रहा है, इसी तरह से Q3 चार्ज Q1 चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, और Qn चार्ज, ऐसे करते करते जितने भी चार्जेस हैं हर एक चार्ज Q1 चार्ज के ऊपर इंडिविजुअली कितनी फोर्स लगा रहा है। और फोर्स को लिखते समय, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। मतलब हो सके या तो कई बार हम फोर्स को डायरेक्शन ध्यान रखेंगे कि कैसे कहा किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, या फिर हम हर बार फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, सबसे बेटर वे ही यही होता है, थोड़ा फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखो और सभी फोर्सेस को क्या करो, ऐड करो। तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की दो स्टेटमेंट सीखते हैं। क्या सीखा हमने, पहला स्टेटमेंट सीखा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस will not alter by the presence of other point charge particle। एग्जाम्पल के लिए मैंने कैसे समझाया था, दो चार्जेस की फोर्स जितनी भी, ये चार्ज इस पे जो फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इस पे जो फोर्स लगा रहा है, ये अगर कोई और चार्जेस आ जाए, ये आपस में कितनी फोर्स लगा रहे हैं ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, दूसरा, किसी एक चार्ज के ऊपर, मान लो ये मेरे पास एक चार्ज है, मेरा हैंड ये चार्ज, इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है, और मेरे पास सराउंडिंग में बहुत से चार्जेस है, तो मैं कैसे निकालूंगा, Q2 चार्ज Q1 चार्ज पे क्या फोर्स लगा रहा है, मैंने लिख लिया F12 फोर्स। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, Q3 चार्ज Q1 चार्ज पे कितनी फोर्स लगा रहा है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ऐसे सभी फोर्सेस का हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, और ये आपको देगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो सीबीएसई आपका जो भी रिस्पेक्टिव बोर्ड है, चाहे जेके बोर्ड है या हिमाचल बोर्ड है, आपको इसमें एक बोर्ड में सीधा 2 नंबर का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसमें ये दोनों बातें आप एक्सप्लेन करोगे और ये इसके एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन साथ में लिखोगे। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन लिखते समय और अच्छे से एक्सप्रेशन लिखना हो तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन वन के साथ भी नेट लिख सकते हो, दैट इज हमने क्या सीखा था अभी हमने, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू थर्ड, ऐसे करते करते आप लिखोगे फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू n। और फोर्स लिखने के लिए क्या करेंगे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, R12 का क्या। सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे, K Q1 Q3 होल डिवाइडेड बाई R13 का स्क्वायर इंटू R13 का क्या, एंड सो ऑन, एंड तक जाओगे, क्या बनेगा, K Q1 Qn होल डिवाइडेड बाई R इंटू 1n का स्क्वायर इंटू R इंटू 1n का। ठीक है, समीशन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 से लेकर, सॉरी 1 नहीं आएगा इसमें, I इक्वल्स टू 2 से लेकर n तक जाएंगे, क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 सॉरी K QI होल डिवाइडेड बाई R1 इंटू आई का होल स्क्वायर इंटू R1 इंटू आई। ठीक है बेटा, तो ये आ गई नेट फोर्स एक्टिंग और ये इसका बन गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब देखो इस पे इस कंसेप्ट के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। पिछले साल के क्लास जो एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे, तो इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ध्यान से मस्त वे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पिक किया है, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले इसी को ले लेते हैं। कभी भी आएगा कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को पकड़ ले, अरे पकड़ने का मतलब ये नहीं कि आप हाथ से पकड़ोगे, किसी भी चार्ज पार्टिकल को कंसीडर करें, तो इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली अगर फोर्स 0 हुई और हर एक चार्ज पार्टिकल पे लगने, जैसे मैंने कहा कि Q1 Q और Q2 अगर ये 3 चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे हैं, तो भैया क्या कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम की। कंडीशन में मतलब दो बातें पूछ रहे हैं कि Q1 से कितने डिस्टेंस दूर हम इस Q चार्ज को रखें ताकि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है
वो किस पे आ जाए बोलो बेटा, हम Q1 से कितने डिस्टेंस दूर हम किस Q चार्ज को रखें ताकि पूरा का पूरा सिस्टम किस पे आ जाए, इक्विलिब्रियम पे आ जाए। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि ये इस Q चार्ज की क्या वैल्यू होगी ताकि पूरा सिस्टम किस पे हो, इक्विलिब्रियम पे। तो सबसे पहले आपकी समझ में क्या आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कहने का मतलब आप इस Q चार्ज को देखो, इस Q चार्ज पे भी लगने वाली नेट फोर्स जीरो। आप Q1 चार्ज पकड़ लो, इस पे भी लगने वाली नेट फोर्स जीरो। इस Q2 चार्ज को देखो, इस पे भी लगने वाली नेट फोर्स जीरो। आप बोलोगे ये जो सिस्टम है सर, ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम पे है। समझ आया। और इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, वी हैव टू चार्ज, क्या कहते हैं, टू चार्जेस Q1 एंड Q2। मान लो आपके पास दो चार्जेस है, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज क्या बेटा। तो क्वेश्चन ये आएगा कि इस स्मॉल Q चार्ज को हम Q1 से कितने डिस्टेंस दूर रखें ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, ठीक है। और दूसरी बात, ये इस चार्ज का क्या क्या वैल्यू हो, ये चार्ज की क्या वैल्यू हो Q चार्ज की, ताकि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे है। तो बात समझ में आ गई, हम क्वेश्चन क्या करने वाले। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर, शुरू करते हैं। सिस्टम ऑफ थ्री पार्टिकल्स है, इक्विलिब्रियम पे है सिस्टम। आप इस Q चार्ज को पकड़ो बेटा, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो ये वाला जो Q चार्ज है, ये जिसको मैंने अभी ऐसे सर्कल किया, एक बार फिर से मिटा के वापस लिख रहा हूं। तो अगर ये चार्ज, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो ये इस चार्ज पे भी लगने वाली नेट फोर्स जीरो होगी। आप बोलोगे बिल्कुल सही। और Q1 से इसको मैंने x डिस्टेंस दूर रखा, तो सबसे पहले यही x निकाल लेते हैं कि Q1 से कितने डिस्टेंस दूर हम इस स्मॉल q चार्ज को रखें ताकि इस चार्ज पे लगने वाली, इस पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो आप बोलोगे सर ये Q1 वाला चार्ज इस Q चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, कितनी फोर्स लगा रहा है भैया। आप बोलोगे सर F1 फोर्स लगा रहा है, ठीक है, मान लिया हमने। और अगर ये Q2 चार्ज भी इसके ऊपर मान लेते हैं, पहले तो ये मान लेते हैं कि Q2 चार्ज Q पे फोर्स लगा रहा है F2, कितनी फोर्स लगा रहा है F। तो अगर ये Q चार्ज आपका इक्विलिब्रियम पे है तो मुझे बताओ क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखो बेटा, फिजिक्स को समझते हुए या फिजिक्स सीखेंगे कैसे, इसके लिए बड़ा सिंपल सा फंडा ये है कि आपको जो भी कंसेप्ट समझाया जाएगा आपने उसको समझना है, और समझने के बाद अपनी जो भी आपकी समझ बनी होगी उस समझ के हिसाब से आपने उस कंसेप्ट को अप्लाई करना। बात समझ आ रही। एज ए टीचर मैं कभी भी एक्सपेक्ट ऐसा नहीं करता हूं कि देखो मैं 12 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, उससे पहले खुद IIT JEE और AIEEE हमारे टाइम में होता था, वो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, कि एक बच्चा पहली बार कंसेप्ट देख रहा है तो पहली बार ही 100% सही आंसर दे। मेरी ये उम्मीद रहती है कि मैंने कंसेप्ट समझाया, कंसेप्ट समझाने के बाद आप उसको अपने मन में, जो लोग ये वीडियो ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं तो अपने मन में सोचेंगे कि हाँ सर ये ऐसा होना चाहिए, तो सोचना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत सोचोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप बहुत सही डायरेक्शन में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। बात समझ आ रही। जैसे मान लो मैंने यहां पे कहा कि हमारे पास Q1 और Q2 दो चार्जेस है, स्मॉल Q चार्ज को मैंने Q1 से x डिस्टेंस दूर रखा, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम कितने डिस्टेंस दूर इस Q चार्ज को रखें ताकि इस Q चार्ज पे लगने वाली फोर्स कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। तो आप बोलोगे सर निकालते हैं, इस Q चार्ज पे तो दो ही फोर्स लग रही है, Q1 फोर्स Q पे चार्ज पे फोर्स लगा रही है F1, और Q2 चार्ज भी Q के ऊपर फोर्स लगा रहा है F2। और ऑब्वियस सी बात है कि इस Q चार्ज पे नेट फोर्स जीरो तभी होगी अगर Q1 जो Q पे फोर्स लगा रहा है और Q2 जो Q पे फोर्स लगा रहा है, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और भैया डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। तो ये कब संभव है, ये तब संभव है अगर Q1 और Q2 के दोनों के साइन सेम है और Q के साइन जो है Q1 और Q2 के साइन से अपोजिट है, तभी ये पॉसिबल है कि Q1 Q पे जो फोर्स लगाए, Q2 जो Q पे फोर्स लगाए, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन क्या हो, मेन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। बहुत बढ़िया, उस पर तो हम बाद में आएंगे। फिलहाल हम मान लेते हैं कि Q1 भी पॉजिटिव था और Q2 भी क्या था, पॉजिटिव है, तो ये इस पे फोर्स लगा रहे हैं। मान लो 1 मिनट के लिए Q का चार्ज तो अभी हमें ज्यादा पता, तो नेट फोर्स Q पे क्या होनी चाहिए, जीरो। Q पे नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे बेटा इक्वेशन, Q1 Q पे जो फोर्स लगा रहा है उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा। आप बोलोगे सर उसका मैग्नीट्यूड होगा K Q Q1 होल डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, ये जो Q2 चार्ज है Q के ऊपर फोर्स लगा रहा है, कितनी फोर्स लगा रहा है बेटा। आप बोलोगे सर K Q, ये बेटा था Q1, और यहां पे मैंने फिर से एज यूजुअल वाली गलतियां, यहां से आ गया Q, ये आ गया Q2, ये आ गया Q होल डिवाइडर में क्या आ गया बेटा, ये अगर यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस R है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डेट वुड बी R माइनस, ठीक है।
तो इसको क्या लिखेंगे हम, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये स्टेप समझ आ गया। अब क्या करेंगे, उसको सॉल्व करो। क्या क्या कैंसिल हो सकता है यहां से, q और q कैंसिल हो गया, k और k भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जैसे ये दोनों कैंसिल हुए तो हमारे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट बनेगा, दैट इज q1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू q2 डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमें ये x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, r माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, r माइनस एक्स को इस तरफ लेकर आगे, और ये दोनों स्क्वायर था तो इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख लिया। ये कितना आ गया, q2 डिवाइडेड बाई। फिर क्या करेंगे बेटा, अंडर रूट को इस तरफ लेकर आएंगे, ये बनेगा r बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ q2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ q1 हो जाएगा। और फिर वन को यहां पे लेकर जाओ, वन को यहां पे। अब एक चीज देखो यहां पे बेटा, ये कंसेप्ट समझने वाला है, r बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अगर आप डायग्राम को देखो तो r जो है वो ग्रेटर देन है किससे बेटा, x से। इसका मतलब ये हुआ कि r बाई एक्स की जो वैल्यू है वो वन से ज्यादा है। अगर r बाई एक्स की वैल्यू वन से ज्यादा है तो r बाई एक्स माइनस वन जो है वो हमेशा क्या होगा, बोलो बेटा, पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आ रही। अगर पॉजिटिव होगा तो r बाई एक्स माइनस वन, प्लस और माइनस में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे r बाई एक्स माइनस वन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, डेट इज अंडर रूट ऑफ q2 होल डिवाइडर बाई अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, q1। आप वन को यहां पे लेके जाए तो r बाई एक्स इज इक्वल टू वन प्लस अंडर रूट ऑफ q2 होल डिवाइडर बाई अंडर रूट ऑफ q1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x की क्या वैल्यू बनेगी, x कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ q1 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ q1 प्लस अंडर रूट ऑफ q2 होल मल्टीप्लाई बाई r। तो दिस इज द डिस्टेंस। अगर इतने डिस्टेंस में हम एक q चार्ज को रख लें तो हम ये बोलेंगे कि ये जो q चार्ज है इस पे लगने वाली नेट फोर्स कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो। ये रिजल्ट आपने याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। वी हैव टू चार्जेस q1 एंड q2। बताएं q1 चार्ज से कितने डिस्टेंस दूर हम एक दूसरे चार्ज को रखें, ताकि इस q चार्ज के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है, जो बीच में रखा हुआ चार्ज है, इस पे लगने वाली फोर्स जो है वो जीरो हो जाए। तो आप लिखोगे द रिजल्ट वुड बी अंडर रूट ऑफ q1। याद रखना बेटा, q1 चार्ज उसी को ही नाम देंगे, उसी चार्ज को q1 का नाम देंगे जिस चार्ज से आपने ये निकालना है कि फोर्स जीरो कहां पे लग रही है, ठीक है, या फिर जिस चार्ज से हम डिस्टेंस x फाइंड आउट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो ये हमारा निकल गया, ये x तो आ गया। अब दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, हमें ये q की वैल्यू बतानी है भैया। इस q की क्या वैल्यू होगी, ताकि ये जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा सिस्टम किस पे आ जाए, इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो अगर ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो यहाँ पे q की क्या वैल्यू होगी, इस q की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई होप आपने ये नोट कर दिया होगा, ठीक है। तो अब देखो q की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करते हैं कि q की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल q की क्या वैल्यू होगी। इसके लिए क्या करेंगे, तो यहां से हमने एक क्या कंसेप्ट निकाल दिया कि x की वैल्यू यहां से हमने फाइंड आउट कर दी। क्या की बेटा, x की वैल्यू फाइंड आउट हमने, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ q1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ q1 प्लस अंडर रूट ऑफ q2। ये हमारी x की वैल्यू। अब हमने निकालना है यहां से कि ये q की क्या वैल्यू। तो इसको एक बार रब कर देते हैं सारा का सारा, ये वाला हमारे काम का है। कंक्लूजन आ गया हमारा। अब देखो बेटा, अगर ये Q1 चार्ज, ये Q1 Q2 और Q चार्ज अगर इक्विलिब्रियम पे है, कौन कौन इक्विलिब्रियम पे बेटा, ये Q1 चार्ज, Q2 चार्ज और Q चार्ज अगर इक्विलिब्रियम पे है, तो ये जो Q1 वाला चार्ज है, आप बोलोगे सर इस Q1 वाले चार्ज पे भी लगने वाली फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो अब इस Q1 वाले चार्ज पे लगने वाली फोर्स लिख लेते हैं। कैसे लिखोगे, अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो Q1 चार्ज पे लगने वाली फोर्स भी जीरो होनी चाहिए। तो Q1 चार्ज के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 चार्ज क्या लिखेंगे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन किस चार्ज पे भाई, Q1 चार्ज पे। नेट फोर्स कितनी होगी, कौन कौन से चार्ज
इस क्यू चार्ज पे भाई फोर्स लगा रहे हैं। आप बोलोगे सर यार एक तो क्यू चार्ज फोर्स लगा रहा है, कहां बोर कर रहे हो, क्या लिखोगे कि Q1 Q डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर। फिर एक और चार्ज क्यू चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। आप बोलोगे सर ये जो Q2 वाला चार्ज है ये चार्ज भी Q1 चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, फोर्स लगा रहा है तो लिख लेते हैं कितनी फोर्स लगा रहा है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर। और नेट फोर्स कितनी लग रही भाई दोनों से मिलकर, Q1 चार्ज पे 0 लग रही है। क्यू 0 हर एक कंडीशन दी हुई है कि Q1 Q2 और स्मॉल q चार्ज तीनों किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है, तो Q चार्ज की वैल्यू बतानी है हमने। बहुत बढ़िया, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं। क्या कैंसिल करेंगे, Q स्मॉल q के सॉरी क्या क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, के तो कैंसिल हो जाएगा, Q1 और Q1 भी कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू यहां से हमने निकाली थी, ये x की वैल्यू को यहां पुट कर दो। जब आप इस वैल्यू को यहां पुट करोगे आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, के q इज इक्वल टू Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, समझ आई बात बेटा। तो स्मॉल q चार्ज की क्या वैल्यू होगी, दो पॉइंट्स आप हमेशा याद रखेंगे कि दो चार्जेस हैं Q1 कैपिटल Q1 एंड कैपिटल Q2, दो चार्जेस हैं। एक चार्ज को, और दोनों का नेचर सेम है, आप बताएं Q1 और Q2 दो चार्जेस है, दोनों का नेचर सेम, नेचर सेम मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। तो स्मॉल q चार्ज एक थर्ड चार्ज को हम Q1 से कितने डिस्टेंस दूर रखें ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, या फिर पहले तो ये कि Q स्मॉल q चार्ज पे लगने वाली फोर्स जीरो हो, पहले तो इसी पे ही बात हो जाए कि स्मॉल q चार्ज पे लगने वाली फोर्स क्या हो, जीरो। इस स्मॉल q चार्ज पे लगने वाली फोर्स जीरो हो तो x की ये वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ Q1 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 इंटू आर। और अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, चाहे आप Q1 पकड़ लो Q2 पकड़ लो या फिर Q पकड़ लो, इस अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो भैया ये जो स्मॉल q चार्ज है इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, इसकी ये वैल्यू होनी चाहिए। ये कंसेप्ट भी याद रखेंगे और देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन इसके आए हो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, अब इस पे आपको कुछ कंसेप्ट याद रखना है। यहाँ पे देखो जैसे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपने केसेस याद रखोगे तो आपके सीयूटी के नीट के सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। क्या है, वैल्यू ऑफ द क्यू, ये जो क्यू चार्ज सेंटर में रखा हुआ है भैया इसकी वैल्यू बताओ, सो डेट द ये जो पूरा सिस्टम है ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे। तो क्या निकालने का तरीका क्या रहेगा, आप कोई एक चार्ज पकड़ ले और उस चार्ज पे लगने वाली नेट फोर्स निकालो, और नेट फोर्स को क्या लिख लो, जीरो। जब हम इक्वेटर के लिए केस करते हैं तो ये क्यू चार्ज की वैल्यू आती है माइनस क्यू डिवाइडेड बाई रूट। ये कौन सा केस है, अगर तीन चार्ज आपके इक्वेटर पॉइंट पे ऐसे पड़े हुए, ठीक है, और बताएं कि इस कैपिटल क्यू चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड हो जिसको हमने इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड में रखा है ताकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे हो या पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो क्या बोलेंगे बेटा कि ये जो स्मॉल ये जो क्यू चार्ज है इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये थोड़ा मैंने रिवर्स में लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे किस चार्ज की वैल्यू बोलो बेटा, ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है सेंटर में रखा हुआ इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो बाहर पड़े चार्ज है क्यू बाई। निकालने का क्या तरीका रहेगा, कोई एक चार्ज पकड़ लो उस पर लगने वाली नेट फोर्स निकाल दो। फिर सेम इसी तरह से अगर हमारे पास फोर चार्जेस है वो एक स्क्वायर के ऐसे एजिस पे पड़े हुए कॉर्नर्स पे, तो बताएं कि इसके अगर सेंटर पे मैं क्यू चार्ज रख लूं, इस क्यू चार्ज की क्या वैल्यू हो ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे। तो फिर से वही बात, सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब कोई भी एक चार्ज पकड़ लो उस पे लगने वाली भाई फोर्स कितनी होनी चाहिए, जीरो। हम बोलेंगे सिस्टम किस पे है, इक्विलिब्रियम पे। जैसे मान लो आपने यही चार्ज पकड़ा, इस पे लगने वाली फोर्स देखी, इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे लगने वाली फोर्स निकाली, इस क्यू चार्ज पे की वजह से इस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स निकाली, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स निकाली, फिर इस क्यू चार्ज की वजह से इस पे फोर्स निकाली। जब आप नेट फोर्स को जीरो लिखेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा ये जो कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा आपकी, यहां से आपके कैपिटल क्यू जो सेंटर में रखा हुआ चार्ज है इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू इंटू 2√2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 4। तो ये मैं सीधा सीधा फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं कि अगर आपका नीट का पेपर है, ठीक है, या फिर अगर आप जेई के मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इतनी सी नॉलेज सफिशिएंट है कि अगर आप इक्विलिब्रियम के एक दो केसेस को याद रख लेते हैं कि भाई इसमें ये आंसर था, तो आपके लिए आंसर निकालना इजी हो जाएगा। इस पे इसी टाइप से ही क्वेश्चन जो है वो जनरली पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं।
इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अब देखो चार्ज पार्टिकल के सस्पेंशन में इक्विलिब्रियम की बात क्या की जाती है। मान लो आपने दो चार्ज इस तरह से चार्ज बॉल्स ले ली और आप उनको किसी एक पॉइंट से हैंग कर रहे हो, ठीक है, किसी पॉइंट से क्या कर रहे हो, हैंग कर रहे हो। इस चार्ज का जो मास है वो कितना है, m, और चार्ज कितना है, q। इसका भी मास कितना है, m, और चार्ज कितना है, q। ठीक है। अब अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम मतलब कि जैसे मान लो आप समझ गए ना, और ये इंसुलेटेड थ्रेड्स है, ये ऊपर क्या है बेटा, दिस इज व्हाट, इंसुलेटेड थ्रेड, ठीक है। इंसुलेटेड थ्रेड इसलिए कि कोई भी चार्ज इस रस्सी के थ्रू ट्रांसफर नहीं होगा। इस पे अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है कि भाई दो चार्जेस को, दो बॉल से उनका क्यू चार्ज है, मास एम है, आपने उनको सेम पॉइंट से हैंग कर दिया तो ये इक्विलिब्रियम पे है ना, थोड़े दूर आगे, और ये रेस्ट पे हैं। तो अलग अलग केसेस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम बस यहाँ पे इक्वेशन सीखेंगे कि कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि तो हमारी किस किस कंडीशन में क्या क्या इक्वेशंस हमें बनानी रहेंगी, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर, दो चार्जेस है, मास एम है, चार्ज क्यू है, मास एम है, चार्ज क्यू है, एक पॉइंट से हैंग कर दिया, इस समय किस पे है, ये इक्विलिब्रियम पे। बहुत बढ़िया, अगर इक्विलिब्रियम पे है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस क्यू इस वाले मास को लेंगे। अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब इस ब्लॉक पे लगने वाली फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कौन कौन सी फोर्स इस पे लग रही है, आप बोलोगे सर एक तो सबसे पहले mg फोर्स इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, बहुत सही। अब ये रस्सी टाइट होगी तो एक टेंशन फोर्स जो है इस पे यहाँ पे लग रही है, ये एक इमेजिनरी ऐसे ले लो एंगल, और यहाँ पे भी ऐसे समझ लो। ये एंगल कितना है, कितने एंगल पे चला गया बेटा, ये थीटा एंगल है। ये वाला एंगल थीटा है तो अल्टरनेटिव एंगल है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये चार्ज सेम नेचर के हैं, तो भैया ये वाला चार्ज इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है। और इन दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है बेटा, इन दो चार्जेस के बीच में, मान लो ये जो रस्सी है, ये जो लेंथ है, स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी है, L। तो इन दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम बोल देते हैं बेटा कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है। एक मिनट के लिए अगर मेरे को कभी x को L की टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बेटा, ये L है तो ये जो सामने वाला डिस्टेंस है ये वाला परपेंडिकुलर वाला, ये L साइन थीटा होगा, यहां से यहां तक L साइन थीटा, तो यहां से यहां भी L साइन थीटा, तो x क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ L मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ थीटा। बहुत बढ़िया। तो बेटा आपको पहली बात समझ में आ गई, दो चार्ज बॉल हैं, एक पॉइंट से हैंग कर दिए तो किसी एंगल पे आकर ये दोनों बॉल्स किस पे हैं, रेस्ट पे हैं, इक्विलिब्रियम पे। अगर इक्विलिब्रियम पे हैं तो पहले हमने क्या किया, इन बॉल्स पे लगने वाली फोर्स देखी, हमने कहा इस बॉल पे mg फोर्स नीचे लग रही है, टेंशन फोर्स इधर लग रही है, और बोलो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रही है। बहुत सही। तो ये जो टेंशन फोर्स लग रही है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। इस टेंशन फोर्स के कितने कंपोनेंट बनेंगे भाई, दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट तो वर्टिकली अपवर्ड वाला कंपोनेंट बनेगा। कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड वाला, आप बोलोगे सर इसका एक वर्टिकली अपवर्ड वाला कंपोनेंट होगा, दैट इज t cos थीटा, ठीक है। और इसी तरह से इस t का इस डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, बोलो बेटा t मल्टीप्लाई बाई, अरे बोलो कुछ तो बोलो, साइन ऑफ। कुल मिला के अगर हम इस बॉल की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हम इस बॉल की फ्री बॉडी डायग्राम में क्या बनाएंगे, हम बोलेंगे जनाब ये बॉल है, इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, mg। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, t cos थीटा। इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, t sin थीटा। और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, कितनी लग रही है भाई, t इंटू कॉस ऑफ, ये फोर्सेस लग रही है। और इन सभी फोर्सेस के लगने की वजह से ये जनाब बॉल ये किस पे है, रेस्ट पे। अगर रेस्ट पे है तो नेट फोर्स जीरो है, मतलब जो वर्टिकल फोर्सेस हैं, क्या लिखोगे बेटा उसके बारे में, पहले हॉरिजॉन्टल लिख लेते हैं, नेट फोर्स अलोंग बाय एक्स एक्सिस वुड बी जीरो। तो t sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, बोलो t cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, तो क्या लिखोगे, t sin थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, अरे बोलो किसके बराबर, अरे यार क्या मैं भी यार बताते नहीं हो यार, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे t sin थीटा फोर्स लग रही है तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितनी लग रही है, अरे क्या बोलोगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो। तो t sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, बोलो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है। और अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको लिखनी हो फॉर्म में तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कितनी, आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लिख सकते हैं कि ये चार्ज भी क्यू है, ये भी क्यू है, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई
इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डेट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी। इसी तरह से t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, तो क्या बनेगा, t cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, mg। ये इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड। दोनों को डिवाइड करो, क्या बनेगा बोलो बेटा, t sin थीटा डिवाइडेड बाई t cos थीटा। t तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा, ये बोलो sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज के क्यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एफ जी मल्टीप्लाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपको, ये रिजल्ट तो नहीं, ये जो हमने दो इक्वेशंस बनाई हैं, कौन सी बेटा दो इक्वेशंस, एक ये वाली जो इक्वेशन बनाई है टी साइन थीटा किसके इक्वल है बेटा बोलो, दैट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर स्टोरी बस इतनी सी है कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, आप किसी भी एक बॉल के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इस बॉल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स थी mg, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या थी t cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है t sin थीटा, है ना, इस साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये बॉल रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0 है, आप इक्वेशन बना लो, जो भी अननोन होगा वो आप कैलकुलेट कर लो। जैसे हो सकता है कि अगर आपको थीटा दिया हो या एक्स निकालना हो तो वैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको tan थीटा निकालना हो तो आप हो सकता है फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लें, या यहाँ पे क्या कर लें बोलो बेटा, ये सेकंड इक्वेशन यूज कर लें। आप यहाँ से t cos थीटा निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा t cos थीटा निकालना हो, आपने अगर टेंशन निकालनी है तो टेंशन को क्या लिखोगे, टेंशन वुड बी इक्वल्स टू, देखो ये वाली इक्वेशन सेकंड वाली क्या बनेगी बेटा, टेंशन दैट इज इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाई, क्या बनेगा बोलो बेटा, mg डिवाइडेड बाई cos ऑफ थीटा। ये क्या हो जाएगी बोलो बेटा, ये टेंशन फोर्स हो जाएगी। नहीं आई बात समझ। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ये जो एंगल बन रहा है ये बहुत स्मॉल एंगल है, क्या पूछा जाएगा कि भाई, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में बोला गया कि भाई ये जो एंगल बन रहा है, ये जो थीटा एंगल है ये बहुत स्मॉल, या तो बोल देंगे कि थीटा स्मॉल है। देखो कंडीशन में क्या पूछेंगे, क्या क्या कंडीशन बन सकती है, कंडीशन ये बन सकती है, पहली कंडीशन थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत स्मॉल है, या फिर आपसे ऐसे भी बोल सकते हैं क्वेश्चन में कि थीटा स्मॉल है, या फिर बोलेंगे कि जो एक्स है दिस इज वेरी वेरी लेस देन एल, मतलब ये जो लेंथ है ये बहुत ज्यादा है एज कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द, ये जो चार्ज बॉल है इनके बीच का डिस्टेंस। इसका फिर से यही मतलब होता है कि भाई थीटा स्मॉल है। क्या मतलब होता है इसका, थीटा क्या है, स्मॉल। बहुत सही। अगर थीटा स्मॉल है, हमें पता है उस केस में हम tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर लिख सकते हैं, थीटा के इक्वल ही लिख सकते हैं। ये बात भी ध्यान रखी जाए, थीटा को किसके बराबर लिख सकते हैं, अरे बोलो बेटा, tan थीटा को हम थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, या फिर tan थीटा को हम उस केस में sin थीटा के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखी जाए कि अगर एंगल स्मॉल है तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा, और इसी थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा भी लिख सकते हैं। जैसे इस केस में आप देखो तो हो सकता है, जैसे sin थीटा यहाँ पे है तो sin थीटा को आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा x/2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। दिस इज नोन एज व्हाट, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा आंसर दे देंगे। एक बार एंट्रेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया था, एंगल बहुत स्मॉल है और चार्ज जो है दोनों बॉलों से क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, और चार्ज का जो रेट है लॉस होने का वो कांस्टेंट है। तो बताएं कि जो दोनों बॉल्स एक दूसरे के जो पास आएंगे वो कितनी स्पीड से आएंगे, तो उस केस में भी यही करेंगे, साइन थीटा की जगह x/2l लिखेंगे, ठीक है, tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा की जगह x/2l, x स्क्वायर क्यू का फंक्शन बन जाएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं डेफिनेटली आपको क्वेश्चन करवाऊंगा कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट बना। तो आपको ये वाली बात समझ में आई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, इक्विलिब्रियम के केस में कि सिंपली आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा आपने उसकी डायग्राम बनानी है, बॉल पे लगने वाली फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, फोर्सेस रिप्रेजेंट करने के बाद फोर्सेस को रिजोल्व करना है दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। फिर क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी बोलो, नेट फोर्स वुड बी व्हाट, 0। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये कंसेप्ट समझा है। इस पे पूछे जाने वाले कुछ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये देखो, हमने जो केस किया हमने इनमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम लिया, नेचर भी सेम लिया,
तो हमने कहा भी बिल्कुल सिमेट्री थी, Q1 ये जो एंगल है θ1, ये जो थीटा एंगल है ये थीटा एंगल है, दोनों एंगल क्या है सेम। अगर हम Q1 और Q ये दोनों बॉल्स हैं इसके ऊपर मास सेम रखें, लेकिन इस पे लगने वाला जो चार्ज है वो चार्ज अगर हम डिफरेंट लेते हैं, ध्यान से क्वेश्चन सुन रहे हो, क्या क्वेश्चन है कि दो बॉल्स हैं, इस पे जो चार्ज पड़ा हुआ है वो चार्ज डिफरेंट मैग्नीट्यूड का है, तो बताएं कि ये जो एंगल है ये सिमेट्रिक होंगे, ये दोनों थीटा और थीटा ये सेम होंगे या अलग अलग एंगल होंगे? वीडियो को पॉज करके 1 मिनट सोचो। तो भाई इसका आंसर है कि इस केस में भी एंगल सेम रहेंगे। रीजन क्या है सेम रहने का? क्योंकि दो चार्जेस के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मान लो ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है, Q2 चार्ज Q1 चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, जिसकी वजह से हम ये देखेंगे कि इस चार्ज पे लगने वाली नेट फोर्स या फोर्सेस इस चार्ज पे लगने वाली फोर्सेस सेम है, इसलिए ये वाले एंगल क्या होगा, ये एक सिमेट्रिक एंगल होगा। कैसा एंगल होगा? सिमेट्रिक होगा, पहली बात। दूसरा ये कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम मास अलग अलग ले लें, क्या मास ले लें, ये मास m है, ये वाला मास भी m है, अब हमने m1 और m2 मास ले लिया, अगर हम मास अलग अलग लेते हैं तब ये जो एंगल है ये एंगल सेम नहीं रहेंगे, उस केस में जो एंगल है वो अलग अलग होंगे। इस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है? द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज एफ। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन एफ है। डायग्राम बना देते हैं भाई, दो पॉइंट चार्जेस हैं, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं भैया। दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक का चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है भाई F, ठीक है। व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस का सेपरेशन है 1 मीटर। नाउ दे आर रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग स्फीयर ईच ऑफ रेडियस, नाउ दे आर रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग स्फीयर ईच ऑफ रेडियस, कितना रेडियस है भाई हर एक का? 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है अगर ये वाला डिस्टेंस r है तो इसका जो रेडियस है, इन स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस कितना है बेटा? r/4 रेडियस है ना, क्योंकि 25 सेंटीमीटर का क्या मतलब हो गया कि जो रेडियस है वो कितना है? 1/4 रेडियस है, ठीक है। कितना रेडियस है? कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हैविंग सेम चार्ज, चार्ज सेम है एज डाटा पॉइंट चार्ज, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज, अगेन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज व्हाट? वही r, दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ठीक है। देन कंपेयर द फोर्स ऑफ रिपल्शन इन टू केसेस, कि भाई अगर सेकंड वाले केस में इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन एफ डैश है, तो बताओ ये एफ डैश एफ के कंपैरिजन में, कहने का मतलब कि क्या एफ डैश और एफ की वैल्यू सेम होगी? सेकंड केस, क्या एफ डैश की वैल्यू ग्रेटर देन होगी एफ से? सी वाला पार्ट, क्या एफ डैश की वैल्यू जो है वो कम होगी एफ से? डी वाला पार्ट भैया पता नहीं, नन ऑफ अबव, ठीक है। इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। भाई दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल रहे थे, आपने कहा ठीक है दो चार्जेस के बीच है Q1 Q2, इसके बीच में फोर्स F है, ठीक। जैसे आपने इन दो चार्जेस को एक कंडक्टिंग स्फीयर से रिप्लेस किया, अब क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो द सेपरेशन बिटवीन द स्फीयर्स इज कंपैरेबल विद देयर साइज, मतलब ये जो स्फीयर के बीच का जो डिस्टेंस है इसके साइज के कंपैरेबल है। कंपैरेबल होने का मतलब इससे होगा क्या कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, भले आपने इसके ऊपर टोटल चार्ज Q2 ही लेकर आगे जितना था, ठीक है, और इस पे भी टोटल चार्ज Q1 लेकर आए हैं, लेकिन Q2 चार्ज और Q1 चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो भाई जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की कंसेंट्रेशन जो है अवे फ्रॉम द स्फीयर बढ़ जाएगी और सामने पॉजिटिव चार्ज की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। सेम यहां पे भी होगा, सामने सामने पॉजिटिव चार्ज की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी और ऐसे यहां पे आ जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज की कंसेंट्रेशन दूर जो है वो बढ़ जाएगी। सामने पॉजिटिव चार्ज की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, दूर बढ़ जाएगी। आप ऐसा कह सकते हो कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो टुवर्ड्स द, ये जो पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा डेंसिटी उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका भी जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ये बढ़ जाएगा। कहने का मतलब जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऐसा मैं ऐसे कंसेप्ट समझ सकते हो कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दोनों स्फीयर का इंक्रीज हुआ है। हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? डिस्टेंस का स्क्वायर। अब क्योंकि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है तो डिस्टेंस बढ़ा है, तो जनाब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगी। तो फोर्स कम होगी इसका मतलब बाद वाली जो फोर्स है वो पहले वाली फोर्स से कम होगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन है? 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू are placed on 5 vertex of a regular hexagon of side L. What is the magnitude of force on the point charge of minus q? माइनस क्यू पॉइंट चार्ज पे बताओ कितनी फोर्स लग रही है। प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ, इस हेक्सागोन के सेंटर पे आपने क्या किया है? बोलो बेटा, एक माइनस क्यू चार्ज को रख लिया। बताओ इस माइनस क्यू चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। तो क्या करेंगे? देखो बेटा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बेटा रेगुलर हेक्सागोन है, अगर रेगुलर हेक्सागोन की साइड एल दी हुई है तो हर एक साइड कितनी है बेटा? एल है, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाता है हेक्सागोन का? ये वाला डिस्टेंस भी एल हो जाएगा। अब ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इस चार्ज के ऊपर मान लो एफ फोर्स यहां लग रही है। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इस चार्ज पे भी एफ फोर्स यहां लग रही है। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इस पे भी एफ फोर्स यहां लग रही है। ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, इस पे भी एफ फोर्स यहां लग रही है। ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, इस पे भी एफ फोर्स यहां पे लग रही है। अब इतनी सारी एफ फोर्सेस लग रही हैं तो यहां से हम क्या देखेंगे कि अगर आप देखो ध्यान से तो ये वाली फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। ये वाली फोर्स और ये फोर्स है ना, एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। कुल मिलाकर इस माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो सिर्फ कौन सी लग रही है? ये जो डी पॉइंट पे बैठा हुआ चार्ज है, ये जो फोर्स लगा रहा है। तो भाई इस क्यू चार्ज, ओ चार्ज पे लगने वाली, मतलब ओ पॉइंट पे पड़े हुए माइनस क्यू चार्ज पे लगने वाली फोर्स कौन सी हो जाएगी? जो डी पॉइंट पे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अगर आप देखोगे तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दिस फोर्स वुड बी इक्वल्स टू व्हाट? बोलो बेटा, दैट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल का होल स्क्वायर। दिस इज द व्हाट? बोलो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, इस ओ पॉइंट पे पड़े हुए माइनस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स का कितने मैग्नीट्यूड की फोर्स लगेगी? सिंपल हो गया यार। देखो ना, एक डी पॉइंट पे पड़ा हुआ चार्ज क्यू और ओ पॉइंट पे पड़ा हुआ चार्ज माइनस क्यू, तो क्यू माइनस क्यू पे, क्यू के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो एल लेंथ, यहाँ पे एल लेंथ दिया है, तो कितनी फोर्स लगा रहा है? दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट? एल का। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन है? अब हम कर रहे हैं सीयूटी के 2022 के 2022 में आए हुए क्वेश्चन, और ये सिर्फ सीयूटी के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। हम अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंपेयर करें, देखो ये सभी पेपर, चाहे सीयूटी है या फिर नीट है या फिर जेडब्ल्यू मेंस है, ये सभी एनटीए करवाता है। तो इनका जो बैंक पूल है वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन बैंक का पूल सेम रहता है। हम ये देखते हैं कि जो 2019 में जेडब्ल्यू में क्वेश्चन पूछा वो नीट में भी आ गया, जो नीट में या जेडब्ल्यू में आए थे वो सीयूटी में पूछ लिए गए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके चाहे सीयूटी हो या नीट हो या जेडब्ल्यू हो, इन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस आज के लेक्चर में हम सीयूटी के 2022 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट कमिंग सेशन जो भी आपका रेस्पेक्टिव एग्जाम है, चाहे नीट या जेडब्ल्यू है, दोनों के क्वेश्चंस जो हैं इस यहां तक के टॉपिक के डिस्कस करेंगे। फिलहाल सीयूटी 2022 में क्या क्या क्वेश्चंस, कहां के इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक हो गया, देन कूलम्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे सीयूटी ने, देखते हैं हमने क्या पढ़ा और क्या क्या क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस प्लस 5 माइक्रोकूलम एंड माइनस 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट, ठीक है, दो चार्ज है। एक चार्ज मान लो Q1 है, ये ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। दूसरा चार्ज मान लेते हैं Q2 है, ठीक है। ये कहां पे पड़ा हुआ है बेटा? ये पड़ा हुआ है आपका 4,3 mm पे पड़ा हुआ है, मिलीमीटर पे पड़े हुए हैं रिस्पेक्टिवली। फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज, तो ठीक है, टू चार्जेस है, प्लस 5 कूलम जो है वो पड़ा हुआ है ओरिजिन पे, है ना। तो ठीक है, ये ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, इसको क्या लिखेंगे? 0,0। आपसे पूछा गया है फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, बताओ, ठीक है। अरे यही पूछा है फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस 5 माइक्रोकूलम पे बताओ कि फोर्स कितनी लग रही है। अब क्योंकि ये वाला जो है ये 5 माइक्रोकूलम का है और ये वाला जो चार्ज है वो -5 माइक्रोकूलम, तो ये वाला चार्ज इस पे जो फोर्स लगाएगा ये अपनी तरफ लगाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें करना क्या, याद करो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बस कंसेप्ट को पकड़ेंगे। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या कहता है? जैसे मान लो ये डायग्राम तो हमने बना, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, क्या था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म? दैट इज के Q1 Q2 होल डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर इंटू R12 का क्या, ठीक है।
या आप इसी वेक्टर फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हो कि Q1 Q2 होल डिवाइडेड बाई R12 का क्यूब इंटू R12 का वेक्टर, बस यह हमें आता है कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। अब हमें कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म आता है तो हमें Q1 भी पता है Q2 भी पता है। क्या है भैया Q1? आप बोलोगे सर 5 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम। मैं पूछूंगा Q2 क्या है, आप बोलोगे -5 माइक्रो कूलम। क्या होता है माइक्रो? 10⁻⁻6 कूलम। ये दो बातें तो हमें पता है, ठीक है। अब ये दो बातें अगर हमें पता है तो हमें R12 वेक्टर चाहिए। अगर R12 वेक्टर हमने निकाल लिया हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो R12 वेक्टर है क्या बेटा? व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ वन? तो बेटा ये जो वन है ये ओरिजिन पे ही है, तो पोजीशन ऑफ वन क्या हो जाएगी? 0। अरे कोई चीज ओरिजिन पे है तो उसकी पोजीशन क्या होगी? 0। सेकंड वेक्टर, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? सेकंड वेक्टर का कोऑर्डिनेट है 4,3 मिलीमीटर। तो क्या लिखोगे? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। और मिली का क्या मतलब होता है? 10⁻³ मीटर। ये क्या आ गया बोलो बेटा? सेकंड वेक्टर की पोजीशन आ गई। हमें इक्वेशन में R12 चाहिए और R12 का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो R12 वेक्टर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? वेक्टर 1 माइनस वेक्टर सेकंड। वेक्टर 1 माइनस वेक्टर 1 तो 0 है, वेक्टर सेकंड क्या हो गया? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप इंटू 10⁻³ मीटर। ये R12 का वेक्टर हो गया। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो R12 का तो क्या मैग्नीट्यूड लिखोगे? अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा बोलो बेटा? अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 10⁻³ दिस कम्स आउट टू बी 5 इंटू 10⁻³ क्या बन जाएगा बोलो बेटा? मीटर में। मीटर आ गया, डेट इज R1। बस जैसे R12 आया, ये R12 मिल गया आपको। यहां पे अगर आप इक्वेशन देखो R12 वेक्टर में भी मिल गया हमें, है ना। यहाँ पे R12 क्या मिल गया बेटा बताओ? यहाँ पे हमें R12 किस फॉर्म में मिल गया? ये R12 यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में मिल गया। यहाँ R12 का क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया। इन दोनों की वैल्यू उठाकर यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे वैल्यू लिखेंगे क्या वैल्यू बनेगी बेटा बताओ? 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 चार्ज कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻6। Q2 चार्ज है -5 तो यहां माइनस आ जाएगा। इंटू क्या लिखोगे? 5 इंटू 10⁻⁻6 होल डिवाइडर बाई R12 का क्यूब। R12 कितना आ जाएगा? अरे बोलो 5 इंटू 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर। और साथ में क्या लिख लोगे बोलो बेटा? इसको यहाँ वेक्टर भी लिख लोगे इसका साथ में। क्या वेक्टर था साथ में बोलो? दैट इज 4 आई कैप, या इसको पहले R12 वेक्टर ही लिख लेते हैं, बाद में इसको सॉल्व कर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, हमारा रिजल्ट आ जाए। ये तो हमारे पास जगह नहीं बची। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू लिख लेंगे। क्या बन जाएगा बेटा? फोर्स की वैल्यू यहां से ठीक है। ठीक है, ये दो चीजें निकाल दी यहां से हमने। अब जैसे ही हमने यहां से निकाला तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख नोट लिख लेते हैं। यहाँ पे निकाल देता हूँ, ऐसे टॉप पे कर देते हैं वैल्यू, है ना। तो क्या वैल्यू बन जाएगी बेटा? यहाँ पे देखो वैल्यू लिखो। 9 5 जा, ये 5 का स्क्वायर नीचे आ गया बेटा। ये 5 का क्यूब बनेगा। अगर ऊपर वेक्टर है तो नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 5 का। अगर ऊपर वेक्टर है तो यहाँ पे 5 का आ जाएगा बेटा क्या? ठीक। तो क्या वैल्यू वैल्यू बन गई? 5 5 है तो एक ही 5 बचेगा, और बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो आपके पास जो फोर्स निकल कर आएगी दैट कम्स आउट टू बी -9 इंटू 10⁻³ एक ये बनेगा। होल डिवाइड में 5 का स्क्वायर तो हमने कैंसिल कर दिया, तो एक 5 बचेगा यहाँ पे। 5 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा। ठीक है, 3 3 9। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? दैट कम्स आउट टू बी बेटा R12 की जगह लिखोगे माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस,
तो यहाँ पे बचेगा प्लस और यहाँ पे आएगा 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे बेटा इसको सॉल्व कर दो, 10⁻³ ये 6 हो गया, ये बन गया कितना बेटा 9/5 इंटू 10⁻³ ठीक है। साथ में क्या आ गया 4i कैप प्लस 3j कैप और यूनिट क्या बन गया न्यूटन। और ये ऐसा कुछ आंसर दिया भी था 1.8 इंटू 10⁻³ 4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन, ये सीयूटी में क्वेश्चन पूछा था। तो कूलम्स हमने पढ़ा था, उसी के बेस पे क्या आ गया था क्वेश्चन। ठीक है, आप एक बार देख लो इनकेस कोई डाउट आपको आ रहा है तो, है ना। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या आ गया था, क्वेश्चन था इफ 2 इंटू 10⁻15, तो ये है 2 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अवे फ्रॉम द मैटर स्फीयर। ठीक है, एक मैटर स्फीयर से आपने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए 2 इंटू 10⁻15 ले, चार्ज डेवलप ऑन इट। बोलो भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने ले लिए, आपने ले लिए 2 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स। याद है हमने डिस्कस किया था अगर किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो वो पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर करती है, कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो वो नेगेटिव चार्ज रिक्वायर करती है। तो और ये कहां से आया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आया था। तो Q किसके इक्वल है, Ne के इक्वल। क्या लिखोगे बेटा, N की वैल्यू 2 इंटू 10⁻15, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻4। तो आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, बोलो बेटा। 1 पॉइंट 2 पॉइंट आगे ले जाओगे तो ये बन जाएगा 320 10⁻⁻6, इसको क्या बोलते हैं, बोलो बेटा, दैट इज नोन एज माइक्रो कूलम। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 320 माइक्रो कूलम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन है, टू इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स F। ठीक है, हमने दो मेटालिक स्फीयर को जो इक्वली चार्ज थे, ठीक है, ए और बी, एक को ए नाम दे दिया, दूसरे को बी नाम दे दिया। ठीक है, रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स F, तो इनके बीच में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है भाई, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर ए इज टच टू ए, बहुत बढ़िया, एक आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर लिया, टू इक्वली चार्ज, तो पहले इसका चार्ज मान लेते हैं Q, इसका भी चार्ज क्या मान लेते हैं Q। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C इज टच टू ए से टच किया एंड देन प्लेस्ड मिडवे बिटवीन ए एंड बी द नेट फोर्स ऑन सी। बताओ भाई सी पे नेट फोर्स कितनी लग रही है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो भाई, दो मेटालिक स्फीयर, तो थोड़ी सी जगह बनाते हैं यहाँ पे, ये इतना बड़ा बड़ा करके फिर बाद में जगह नहीं मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, पहले हमारे पास दो मेटालिक स्फीयर है, ये ए मेटालिक स्फीयर है और यहां से ये बी मेटालिक स्फीयर है, एक का चार्ज Q, दूसरे का भी चार्ज Q। ठीक है, अब आप एक आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर C को पहले ए के साथ टच करते हो, जैसे C को ए के साथ टच करोगे दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए के ऊपर अब चार्ज कितना हो जाएगा Q/2, ये ए है, इस पे चार्ज Q/2 आ जाएगा। C आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो C वाले पे चार्ज कितना आ गया, इस पे भी Q/2 चार्ज आ गया, और B वाले पे तो ऑलरेडी चार्ज कितना था, Q चार्ज था। ठीक है, तो आपने C को A से टच किया, चार्ज आधा आधा आ गया, फिर आपने जो आधा आधा चार्ज आया C को एकदम बीच में रख लिया। अब क्वेश्चन क्या है, नेट फोर्स ऑन C, बताओ भाई C पे क्या फोर्स लगेगी। अरे ये आपका क्वेश्चन बन क्या गया, तीन चार्जेस हैं, एक का चार्ज Q/2, बीच में चार्ज Q/2, एंड पे चार्ज Q, C वे पे लगने वाली नेट फोर्स बतानी है। कैसे बताओगे, आप बोलोगे सर देखो बड़ा आसान है, ये A जो है ये C पे फोर्स लगा रहा होगा इधर, B जो है ये C पे फोर्स लगा रहा होगा कुछ इधर। ठीक है, A C पे लगा रहा है, B C पे फोर्स लगा रहा है, और एकदम बीच में रखा है, इस दोनों का डिस्टेंस भी सेम होगा, ये डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस भी क्या है x डिस्टेंस। नेट फोर्स ऑन C, तो ये कहां से आएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, नेट फोर्स ऑन C क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन C, दिस इज फोर्स ऑन C ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन C ड्यू टू B। अब C पे A की तरफ से कितनी फोर्स लग रही है, ये फॉर्मूला हो जाएगा K Q/2 मल्टीप्लाई बाई Q/2 होल डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, C पे जो C
स्फेयर पे जो ए स्फेयर फोर्स लगा रहा है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, आई कैप। फिर बी जो सी स्फेयर पे फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन माइनस है। आंसर में क्या लिखोगे, के क्यू इंटू क्यू बाई टू होल डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू क्या आ गया। आप इसे सॉल्व कर दो तो नेट फोर्स क्या निकल कर आ जाएगी यहां से बताओ, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। साथ में क्या आ गया बेटा बोलो, 4 आ गया, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 4 आई कैप माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू आई कैप। आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर, साथ में क्या आ गया बोलो बेटा, आई कैप। ये नेट फोर्स सी पे लग रही है। तो टू इक्वली चार्ज फिर एन बी इनके बीच में फोर्स, तो एफ फोर्स को क्या लिखोगे बेटा बोलो, एफ फोर्स को लिखोगे के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया बेटा बोलो, 2x, तो ये बनेगा 4x स्क्वायर। मतलब के क्यू स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर को हम एफ लिख रहे हैं, तो के क्यू स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर को हम क्या लिख रहे हैं, एफ। तो ये आ गया माइनस एफ इंटू आई कैप। अरे यार बड़ा सीधा सा फंडा है कि सी ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगेगी, एफ मैग्नीट्यूड की फोर्स लगेगी। माइनस का क्या मतलब है, अरे बोलो बेटा, अवे फ्रॉम ए नहीं लगेगी, टूवर्ड्स ए लगेगी। माइनस का क्या मतलब हो गया, एफ फोर्स टूवर्ड्स ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। नहीं आई बात समझ में, क्या किया कि भाई दो चार्ज थे, दोनों का चार्ज सेम, इनके बीच में फोर्स एफ है, ठीक है। अब हमने एक न्यूट्रल स्फेयर को ए के साथ टच किया, ए के साथ टच करने से ए पे चार्ज हो गया क्यू बाई टू, सी पे चार्ज हो गया क्यू बाई टू, इन दोनों को इसके बीच में रख लिया। सी चार्ज पे नेट फोर्स बताओ, आप बोलोगे नेट फोर्स निकालना है, सी पे नेट फोर्स क्या हो जाएगी, ए सी पे जो फोर्स लगा रहा है और बी सी पे जो फोर्स लगा रहा है, इन दोनों का वेक्टर सम। याद है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन में सीखा हमने, तो वेक्टर सम है मतलब डायरेक्शन को साथ में ध्यान में रखना है। हमने लिखा, हमारे पास आंसर आ गया के क्यू स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर, इसको हमने लिखा एफ और माइनस एफ इंटू आई कैप। सी पे लगने वाली फोर्स एफ मैग्नीट्यूड की है, माइनस आई कैप बता रहा है टुवर्ड्स ए डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है। क्या आपको बात समझ आई, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं सीयूटी का, देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे थे सीयूटी में। यहाँ पे मुझे लग रहा है इसको ना वर्क कम कर गया। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ दिस एंड दिस आर लोकेटेड इन द वैक्यूम विद द पॉजिटिव टच चार्ज of magnitude this space at the mid of the line joining the two charges, then calculate the force। ये थोड़ा सा मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू चार्जेस इन एयर एक्सपीरियंस है फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। दो चार्जेस हैं, एयर में रख लिया, तो इनके बीच में फोर्स कितनी है, Q1 और Q2, दो चार्जेस हैं, एयर में रखा, इनके बीच में फोर्स है 20 न्यूटन। तो F कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन, और 20 न्यूटन होता कितना है, दैट इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का होल स्क्वायर। If the space between them is filled with a medium of dielectric constant K, then the new force। अरे यार ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, याद है, अगर दो चार्जेस हैं उनको एयर में रखोगे, उनके बीच में फोर्स F है, और अगर आप इन दोनों चार्जेस को एक मीडियम में रख लो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इनके बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो क्या हो जाती है बोलो बेटा, फोर्स K टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। फोर्स क्या हो जाती है बोलो बेटा, K टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। तो मतलब अगर पहले फोर्स 20 न्यूटन की थी, तो अब फोर्स कितनी हो जाएगी, 20/4, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, अरे बोलो बेटा 5 न्यूटन। हलवा क्वेश्चन, आंसर क्या आ जाता, बी। 5 नंबर पक्के सीयूटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two identical balls Q1 and Q2 respectively are hanging with a light insulating thread as shown in the figure if Q1 is greater than Q2। अरे भाई याद है, हमने ये किस्सा पढ़ा था, अगर Q1 और Q2 अलग अलग मैग्नीट्यूड का हुआ तो बताओ इनके बीच में एंगल क्या होगा। भाई अगर इन स्फेयर का मास सेम है, जब तक स्फेयर का मास सेम है, अगर इन दोनों स्फेयर का चार्ज अलग अलग मैग्नीट्यूड का भी है, तो उस केस में θ1 और θ2 दोनों के जो एंगल होंगे वो क्या होंगे बोलो बेटा, सेम होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। ये केस हमने पढ़ लिया था, अगर आपको कंडीशन याद थी, ध्यान में थी, तो ये आपके लिए क्वेश्चन निकालना बहुत इजी हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द लॉ विच गिव्स द फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस इन मीडियम इज कॉल्ड। अरे यार बहुत ही हलवा क्वेश्चन। दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स होती है, ये किस लॉ ने बताया था, ओम्स लॉ ने, गॉस लॉ ने, कूलम्स लॉ ने, बायट-सैवर्ट लॉ ने। तो किसने बताया भाई, ये कूलम्स लॉ ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। बेटा जब भी ऐसा कुछ है करेक्ट या इनकरेक्ट, तो इसको ऐसे कर देना कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग
द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। बिल्कुल सही बात है भाई, आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। ऑल फ्री चार्जेस आर हाफ इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं भाई, ये वाली बात तो गलत है। फिर चार्ज कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड हेंस इज ए वेक्टर। नहीं भाई, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। द टोटल चार्ज कंटेंट ऑफ ए चार्ज बॉडी इज ऑलवेज जीरो। नहीं भाई, टोटल चार्ज कंटेंट जो होता है चार्ज बॉडी का वो जीरो नहीं होता है। अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव तो कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज इन द यूनिवर्स इज टर्म्ड एज। अरे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अरे बोलते हैं ना कि द नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी इज द होल नंबर इंटीग्रल ऑफ व्हाट? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉडी के पास कोई भी चार्ज होगा तो या तो इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से होगा या इलेक्ट्रॉन के गेन की वजह से होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है सीयूटी 2022 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस। अगर देखो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज के ना दो केसेस पहले आपको ऐसे ही समझा देता हूं। देखो क्या केस, दो ध्यान रखने। जैसे हमने फर्स्ट केस किया था, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। अगर दोनों का नेचर सेम हुआ, ध्यान से सुनना बेटा, Q1 एंड Q2 क्या है? ग्रेटर देन 0। दोनों का नेचर क्या है? सेम। तो क्वेश्चन आए थर्ड चार्ज को कहां रखें? सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, या थर्ड चार्ज को कहां पे रखें ताकि सिस्टम पे लगने वाली या उस चार्ज पे लगने वाली फोर्स जीरो हो। उस केस में आपको दोनों चार्जेस के बीच में किसी पॉइंट पे क्या करना है? यहां पे कोई चार्ज रखना पड़ेगा Q, और यहां पे दोनों के बीच में कहीं चार्ज रखोगे तो अभी नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। और उस केस में Q1 से कितने डिस्टेंस दूर आपको इस चार्ज को रखना है? इसका फॉर्मूला है x इजिकल्स टू अंडर रूट ऑफ Q1 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 मल्टीप्लाई बाई, और इनके बीच का डिस्टेंस मान लो अगर आपको दिया हुआ है कितना, इनके बीच में डिस्टेंस हमें दिया हुआ है r। इनके बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? r इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये पहला स्टेप याद रखना। दूसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक का चार्ज है Q1 और दूसरे का चार्ज है, इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है r, और अगर दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट है, मतलब Q1 एंड Q2 का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 है। Q1 और Q2 का प्रोडक्ट क्या है बेटा? लेस देन 0 है। अगर हमारा Q1 और Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? नेगेटिव। उस केस में एक चीज और याद रखनी कि Q1 हम वो चार्ज मान रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, Q2 वो चार्ज मांग रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड कम है। तो उस केस में Q1 से कितने डिस्टेंस दूर आप ये चार्ज को रखोगे Q को, ताकि इस पे लगने वाली फोर्स जीरो आ जाए, और वो x डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा? x डिस्टेंस, दिस x डिस्टेंस वुड बी इक्वल्स टू, कोई फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ Q1 वो चार्ज है जहां से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, होल डिवाइडेड बाई, बोलो बेटा ये थोड़ा सा यहां दिख नहीं रहा है, सामने लिख देते हैं इसको। तो उस केस में हमारे पास यही x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? द फॉर्मूला ऑफ x वुड बी इक्वल्स टू the formula of x is equals to under root of Q1 whole divided by under root of Q1 minus under root of Q2 whole multiply by distance between the charges। तो दोनों में डिफरेंस देख रहे हो आप, क्या क्या डिफरेंस है? दो चार्जेस का अगर नेचर सेम या दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, उस केस में थर्ड चार्जेस को आप उनके बीच में समवेयर बिटवीन कहीं प्लेस करो तो आपको नेट फोर्स उस चार्ज पे मिलेगी जीरो। उसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2। Q1 वो चार्ज जिस चार्ज से आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो। बात समझ आई? बहुत बढ़िया। लेकिन अगर दो चार्जेस का नेचर अपोजिट है, अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, उस केस में आप जो हायर मैग्नीट्यूड का चार्ज है उसको Q1 मानो, और हायर मैग्नीट्यूड के चार्ज से x डिस्टेंस दूर आपको नेट फोर्स क्या मिलेगी? जीरो, वो x ही हो। अब अगर मैं अपने इस क्वेश्चन को देखूं तो मैं ये बोलूंगा कि मेरा हायर मैग्नीट्यूड का चार्ज है 4Q और दूसरा चार्ज कितना है? -Q। तो मैग्नीट्यूड में तो Q लिखेंगे,
और यहाँ पे आप क्यू चार्ज को रखो, नेट फोर्स 0 मिल रही है, तो ये डिस्टेंस एक्स कितना होगा, तो ये एक्स कैसे निकलेगा बेटा, आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यू पुट करोगे, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्यू1 की जगह क्या लिखोगे 4q होल डिवाइडर बाई अंडर रूट ऑफ 4q माइनस अंडर रूट ऑफ q और मल्टीप्लाई बाई क्या कर दोगे, बोलो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना दिया हुआ है यार, आप इसे सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ, ठीक। कहने का मतलब क्या हुआ कि 4q चार्ज से 2r डिस्टेंस के ऊपर अगर हम चार्ज रखेंगे तो आपको नेट फोर्स क्या मिलेगी 0, या q चार्ज से r डिस्टेंस दूर अगर आप चार्ज रखते हो, या माइनस q चार्ज से r डिस्टेंस दूर कोई भी चार्ज रखोगे उस पर नेट फोर्स 0 होगी, तो ऑप्शन क्या होगा, एट ए सेपरेशन ऑफ r फ्रॉम माइनस q ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ q, यही आपका ऑप्शन बन जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन बन जाएगा। और मजे ही मजे, क्या आपको बात समझ में आई, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वाटर बॉटल कंटेन्स प्योर वाटर, ठीक है, द टोटल चार्ज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन ए वाटर इन 360 ग्राम, तो भाई अगर हमारे पास 360 ग्राम वाटर है तो बताओ भाई कितना चार्ज इसमें होगा, तो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन कैसे होगी, थोड़ा सा कैलकुलेटेड पार्ट ज्यादा पूछ लिया। अगर हम वाटर देखें तो H2O वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा वाटर का 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 16, दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगी 360 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, टोटल मास है 360 ग्राम, इसको डिवाइड करेंगे 18 ग्राम के साथ, ये आपको देगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट 20 मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा 20 मोल्स। अब 20 मोल्स हैं और एक मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मान लो 18 ग्राम में एक मॉलिक्यूल है और एक मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में ये वाटर के मॉलिक्यूल कितने होंगे, एक मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं 0.226 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई, बोलो, और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा बेटा 10⁻22, ये हो जाएगा 22 23 24 ये बनेगा कितना 12.044 इंटू 10⁻25, दिस कम्स आउट टू बी 1.2044 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं पूछूं आपसे कि टोटल चार्ज कितना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, बोलो बेटा 1.6 इंटू 10⁻−19 से कूलम से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, ए वाटर बॉटल कंटेन प्योर वाटर, द टोटल चार्ज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वाटर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 10⁻6 और 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.2, तो 1.6 को बेटा 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1.92 इंटू 10⁻6, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बोलो बेटा बी ऑप्शन आपका सही। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से ही पूछा हुआ था, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये तो वहीं से पूछ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू चार्जेस 4q एंड -16 कूलम आर प्लेस्ड fixed on x-axis separated by a distance of 12 centimeter, the position where the net force acting on charge, भाई बिल्कुल सही बात, तो सेम वही क्वेश्चन हो गया बेटा, हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, कितने चार्जेस हैं भाई, एक चार्ज कितना है -16 q है एक चार्ज, और दूसरा चार्ज कितना है, बोलो बेटा 4q का चार्ज। आप थर्ड चार्ज कहां पे रखोगे ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए, तो थर्ड चार्ज को आपको रखना पड़ेगा स्मॉलर चार्ज से इधर, और ये वाला डिस्टेंस अगर x है तो ये x वैल्यू कितनी होती है, बोलो बेटा, ये वाला इस केस में चार्ज हमने मानना है q1 और स्मॉलर वाले चार्ज को क्या मानना है हमने q2, तो ये x डिस्टेंस कितना होता है अंडर रूट ऑफ, अभी हमने किया अंडर रूट ऑफ q1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ q1 माइनस अंडर रूट ऑफ q2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज मान लो कितना है हमारे पास यहाँ पे है, तो वैल्यू लिख लो, अंडर रूट ऑफ q1 को क्या लिखोगे 16q, दैट इज इक्वल टू 16q होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट q1 कितना आ गया 16q माइनस अंडर रूट 4q, ये कितना आ गया 4q एंड मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया l, तो ये x वैल्यू कितनी आ गई 16q का मतलब कितना हो गया
4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया एल, आंसर कितना आ गया 4l/2, तो ये आ गया बेटा ट्वाइस ऑफ एल, और एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई बाई 12 सेंटीमीटर, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 24 सेंटीमीटर। लेकिन 24 सेंटीमीटर कहां से, Q1 4 से 24 सेंटीमीटर, और Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस कितना है भाई 12 सेंटीमीटर का, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला 12 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ 4Q, और बेटा इस केस में अगर इस डायग्राम में देखना है तो इस डायग्राम में यहाँ पे आपको नेट फोर्स क्या मिलेगी, बोलो बेटा, यहाँ पे चार्ज रखोगे तो नेट फोर्स 0 मिलेगी, और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से 12 सेंटीमीटर। अरे समझ रहे हो ना बेटा, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते समय -16 आ रखा, 4Q आ रखा, इस डायग्राम में ऐसे फ्लिप कर दो इसको, ठीक है। 12 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ 4Q, ना टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ 4Q नहीं है, टुवर्ड्स नहीं टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ 4Q तो है, तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ये पहले वाला आंसर ही सही हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर की तो बात ही नहीं है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट ऑफ -16Q, नहीं भाई -16Q के राइट में भी आंसर नहीं बनेगा। 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ, ठीक है, 4 सेंटीमीटर भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा। क्या आपको बात समझ में आई कि सीयूटी में 2022 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, आपको आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस इज F। बहुत बढ़िया, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रखी गई है, दो चार्जेस हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है बेटा F है, ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट विल बी द न्यू फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। भाई अगर इनके बीच के डिस्टेंस को डबल, तो इनकी फोर्स क्या होगी, मान लो चार्ज कितना है Q1, ये चार्ज है Q2, तो फोर्स कितनी हो जाएगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इनके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो ये Q1 चार्ज आ गया, ये Q2 चार्ज आ गया, इनके बीच में डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स कम्स आउट टू बी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ R का होल स्क्वायर। तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी F डैश फोर्स की, तो ये हो जाएगी K Q1 Q2 होल डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ R का होल स्क्वायर, इसको आप लिखोगे F बाई, तो F बाई 4 लिखोगे तो ऑप्शन क्या बन जाएगा भाई, डिस्टेंस को डबल करोगे तो हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होती है। अरे ऐसे हलवा सा क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। यू हैव रीच्ड द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। सो यहां तक थी आज की कहानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और लेकिन हमने आज की लेक्चर में टारगेट किया था सीयूटी के 2022 के क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले जो इसी के साथ एसोसिएटेड वीडियो आ जाएगी, पार्ट आ जाएगा, उसमें हम नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जेडब्ल्यू मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया या कोई भी आपका डाउट है, अगर आप YouTube के माध्यम से मेरे लेक्चर को देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म रखा हुआ है, जिसमें आप अपने कोई भी डाउट जो है वो मेरे से पूछ सकते हो। इवन मेरा नंबर भी अभी अवेलेबल ही है, ये स्क्रीन पे स्लाइड कर ही रहा होगा, आप यहाँ से भी मेरे को कोई भी डाउट पूछ सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा, घर बैठ के खूब सारी मेहनत करें। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है, इस लेक्चर के साथ जो एसोसिएटेड डेली प्रैक्टिस शीट है, ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस शीट जो सेकंड है और फर्स्ट है, ये दोनों अब आप सॉल्व कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी कहां से, डेली प्रैक्टिस शीट मिलेगी आपको संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ऐप में। आप संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ऐप में जाएंगे, वहां पे फिजिक्स के कोर्स को ऑप्ट करेंगे, वहां पे जब आप कोर्स देखेंगे तो वहां पे आपको डेली प्रैक्टिस शीट मिलेगी, और वो डेली प्रैक्टिस शीट इस लेक्चर के बाद आपने सॉल्व करनी है, ताकि हमारी कंसेप्ट के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग है, पकड़ है, बहुत अच्छे से बन जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और यूट्यूब से देख रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो भी कहते हैं वो करें, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।